तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी रात सुबह के बज रहे 5 और मैं आपके लिए मांस धातु का लेक्चर लेके आया हूँ। तो देखो, मैंने आपको दो धातु के बारे में बताया है, रस धातु और रक्त धातु। एंड दोनों ही धातु के अंदर जितना भी कंटेंट आ सकता था एग्ज़ाम के लिए भी एंड आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है AIPGT उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो लेक्चर मैं सीरीज लगा रहा हूँ ये हम एग्ज़ाम के लिए भी है और अगर आपको अच्छे से अगर अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी है उनके लिए भी है। तो जितने भी एक धातु के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं कवर, हम उसको टॉपिक को कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो धातु मैं आपको बता चुका हूँ, जाओ वीडियो देखो। आज हम बात करने वाले तीसरी धातु जिसका नाम है मांस धातु। तो देखो, सबसे पहले हम मांस धातु में बात करने वाले इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, इसका परिचय। अब देखो, परिचय में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले कि रस के बाद बनती है रक्त वर्णन, फिर उसके बाद होता है मांस धातु। तो सबसे पहले हम रस के बारे में पढ़ते हैं, फिर रक्त का वर्णन करते हैं, फिर हम मांस धातु का वर्णन करते हैं। हम इसको मॉडर्न में क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार हम रस को क्या बोलते थे, प्लाज्मा, रक्त को क्या बोलते थे, ब्लड टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, रस धातु और रक्त धातु ये दोनों द्रव्य के रूप में मिलते हैं, मतलब ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, पता है ना। और मांस धातु घन के रूप में, घन मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कठिन स्ट्रक्चर होती है, द्रव्य की फॉर्म में नहीं मिलती है। ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बताया कि रस धातु और रक्त धातु ये द्रव्य के फॉर्म में मिलती है, ठीक है, और मांस धातु घन के रूप में मिलती है। ये हो गया आपका परिचय। तो परिचय में क्या क्या लिखोगे कि ये तीसरे नंबर की धातु होती है, मॉडर्न में हम इसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ये एक घन के रूप में मिलती है, और रस और रक्त एक लिक्विड की फॉर्म में मिलती है, द्रव्य की फॉर्म में मिलती है। अब बात करते हैं इसकी निरुक्ति के बारे में। देखो, निरुक्ति में क्या लिखोगे कि देखो, संस्कृत के माग धातु, एक मग धातु होती है, ये मग धातु से बना है। देखो, मैंने आपको तीनों की उसमें मैंने बताया था कि एक में कत प्रत्यय लगने से बनता है, असर्ग धातु में कत प्रत्यय लगने से रक्त बनता है, ठीक है। और इसी प्रकार मग धातु से बना है, तो मग नामक की धातु से बनता है मांस, जिसका अर्थ होता है मान। देखो, सिंपल सी बात है यार, मग धातु से बना है मांस, जिसका मतलब होता है मान। मान मतलब देखो, मांस धातु हमारी बॉडी का मान बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना वेट है, वो हमारी मांस धातु से पता लगता है कि मतलब मान या फिर परिमाण के बारे में बताती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके पर्याय। इसके पर्याय में क्या क्या जाएंगे, पिसित, तरस, फलल, क्रव्य और आमिष, ये इसके होते हैं पर्याय होते हैं। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम में आपको रक्त के बताए थे पर्याय, तो आप जो रक्त के पर्याय होते हैं आप वो कमेंट के अंदर बता सकते हो क्या क्या होते हैं, आपको याद भी हो जाएंगे। तो इसके जो क्या क्या आएंगे इसके पर्याय, पिसित, तरस, पलल, क्रव्य और आमिष, ये होते हैं मांस धातु के पर्याय। अब हम बात करने वाले निर्माण विधि। अब देखो, निर्माण विधि कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखो आपने आहार का सेवन किया, ठीक है। आहार के बाद क्या बन गया, रस धातु बन गई। रस के बाद क्या बन गया, रक्त धातु बन गई। अब देखो, रस धातु और रक्त धातु, मुझे देखो, रस धातु का जो मल था वो क्या था, कफ, और जो रस धातु की जो उपधातु थी वो क्या थी, स्तन्य और, बताओ, स्तन्य और आर्तव, यही थी ना। और रक्त धातु का जो मल था वो क्या था, पीत भाग था। और रक्त धातु की जो मेरे पास वो थी उपधातु क्या थी, वो थी कंडरा थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, रक्त धातु के बाद बनते हैं, देखो रक्त धातु का जो सूक्ष्म भाग होता है वो क्या होता है, मांस होता है, ठीक है, सूक्ष्म भाग। अब मांस धातु पे होती है मांस अग्नि का कार्य, तो यहाँ पे तीन भाग बन गई, वही मल, सूक्ष्म भाग और, सॉरी, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। अब इसका मल क्या होता है, खम्मल होता है। इसका स्थूल भाग क्या बन गया, मांस धातु बन गई, स्थूल मतलब मेन भाग। सूक्ष्म भाग में एक तो मेद धातु का अंश का थोड़ा थोड़ा वो हो गया, निर्माण हो गया, और उपधातु इसकी क्या हो जाएगी, वसा और सट त्वचा। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये निर्माण विधि हो गई, ठीक है। मांस अग्नि ने काम किया, मल इसका खमल बन गया, स्थूल भाग इसका मांस धातु बन गई, सूक्ष्म भाग में उपधातु इसकी वसा और हमारी जो छह होती है ना त्वचा वो बन गई, और मेद धातु का निर्माण हो गया। अब हम बात करने वाले हैं मांस धातु का कर्म, कि मांस धातु के कर्म क्या करते हैं। अब देखो, मांस धातु के जो कर्म है ना, मैंने वो अलग अलग करके लिख रखे हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो मांस धातु का कर्म है। तो देखो, यहाँ पे हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने बोला है
कौन से सुश्रुत, देखो इसका मतलब होता है, देखो ऐसे होता है सुश्रुत, और इसका मतलब होता है सूत्र स्थान। सुश्रुत के सूत्र स्थान के 15/7, जो 15वां चैप्टर है उसका 7वां श्लोक में बता रखा है, मांस शरीर पुष्टि मेद से, मतलब ये शरीर की पुष्टि करता है और मेद की पुष्टि करता है। तो ये दो चीजों की पुष्टि करता है। देखो मांस शरीर पुष्टि और मेदो पुष्टि, ये हमारे मेद धातु की भी पुष्टि करता है और हमारे शरीर की पुष्टि भी करता है। ये होते हैं इसके दो कार्य। और इसके अलावा देखो एक और श्लोक दे रखा है, देखो सुश्रुत शारीर स्थान 15-14, मतलब ये इसका दे रखा है 5वां श्लोक 14, सॉरी 5वें चैप्टर का 49 श्लोक, ठीक है। जो लास्ट में होता है वो श्लोक का नंबर होता है, उससे पहले होता है वो चैप्टर का नंबर होता है, उससे पहले होता है वो स्थान का नंबर होता है, उससे पहले वो हमारे आचार्य को नंबर होता है। देखो यहाँ पे चार चीजें होती है। सबसे पहले होती है हमारे पास आचार्य कौन सा है, उसके बाद स्थान कौन सा है, उसके बाद चैप्टर कौन सा है, उसके बाद श्लोक कौन सा है, ठीक है। तो सुश्रुत के सारे स्थान के 5वें चैप्टर का 49 श्लोक ये है कि शिरा स्नायु अस्थि वर्णाणी संध्या काश्य शरीरी नाम। मतलब कि देखो जो हमारी मांस धातु होती है ना, तो मांस धातु संधि, देखो शिरा के, स्नायु के, अस्थि के और संध्यास्य मतलब संधि आवर्त, इन सभी से आवर्त रहती है। आवर्त मतलब कवर्ड रहती है और इसको बल प्रदान करती है, ठीक है। तो ये मांस धातु की कर्म होते हैं। तो मांस धातु बेसिकली क्या होती है, देखो शिरा स्नायु अस्थि परवाणी संदेश्य शरीरिणाम पेशाबी सर्वत्र बलवंती। मतलब क्या है कि मांस के चारों तरफ ये शिरा स्नायु अस्थि संधि ये बिल्कुल आवर्त रहती है, मांस के चारों तरफ ये फैली रहती है और मांस इनको बल प्रदान करती है। और वाग्भट ने क्या बोला है, देखो वाग्भट ने मांस धातु का मुख्य कर्म क्या बताया, लेपन करना, ठीक है। तो जो मैंने दो आपको श्लोक बताए सुश्रुत के, ये आप दोनों याद रखना, और मांस धातु का मुख्य कर्म क्या है, लेपन करना, ये भी आप याद रखना। अब बात करेंगे इसके पंचमहाभौतिक संगठन। पंचमहाभौतिक संगठन में देखो इसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। अब मांस धातु का स्थान, देखो स्थान का वर्णन आचार्यों ने नहीं किया है। देखो मांस धातु का स्थान के वर्णन का आचार्यों ने कोई वर्णन नहीं किया है, लेकिन जो मांस धातु की जो विभिक्त रूप है ना पेशी, उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो पेशी अलग अलग जगह पे होती है, 500 पेशी होती है, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मास व स्रोतस के बारे में। तो देखो मास व स्रोतस के बारे में मैंने आपको वही चीज बता रखी है, दो बता रखे हैं, चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार। चरक के अनुसार कहाँ पे होते हैं, स्नायु में, और हमारी जो त्वचा होती है वहां पे होती है। और जो हमारा आचार्य सुश्रुत है वो स्नायु में, त्वचा में और रक्तवाही धमनियों में इसका स्थान बताया गया है। इसका जो परिमाण होता है वो होता है 7 अंजलि, इसका परिमाण होता है, ये भी आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे देखो मास क्षय के लक्षण। देखो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है आपकी, ये AIPGT के लिए भी और आपका जो एग्जाम है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। देखो मास क्षय के लक्षण, अब देखो मैंने आचार्य चरक का, आचार्य सुश्रुत का, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय चारों को मैंने अलग अलग बता रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है, देखो मैंने सबसे पहले बताया आचार्य चरक जी का, इसने क्या बोला कि देखो मांस्य विशेषणा सिफिग ग्रीवा, देखो सिफिग ग्रीवा उदर शुष्कता। मतलब हमारी जो सिफिग मतलब क्या होते हैं, हम बोलते हैं नितंब बोलते हैं, हमारा जो पेक्टोरल गिर्डल होता है उसको बोलते हैं नितंब बोलते हैं, सिफिग बोलते हैं। ग्रीवा और उदर भाग, इसके अंदर कमजोरी आ जाती है, तो ये हमारे आचार्य चरक जी बोलते हैं सिफिग ग्रीवा उदर शुष्कता, कि हमारे नीति में भाग में, ग्रीवा में और उदर में शुष्कता आ जाती है, ठीक है। ये बोला हमारे आचार्य चरक जी ने। अब देखो हमारे जो आचार्य सुश्रुत जी वो क्या बोलते हैं, ये देखो वो कहते हैं, देखो सिफिग गंड ओष्ट उपस्थ उपस्थ उरु वक्ष पिंडलिया ग्रीवा सुशक्ता। देखो इसने क्या बताया कि हमारे सिफिक प्रदेश में, सिफिक मतलब पता है पेक्टोरल गिर्डल, गंड प्रदेश, गंड को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा टेम्पोरल रीजन होता है ना, हम उसको बोलते हैं गंड प्रदेश बोलते हैं। ओस्ट
उपस्थ, उपस्थ मतलब हमारा जो शिश्न प्रदेश होता है, उरु हमारी जो उरु प्रदेश होती है, जो हमारी बेसिकली हम जो अपना बैक रीजन को बोलते हैं, वक्ष प्रदेश, ठीक है, और हमारी जो पिंडलिया होती है, उदर भाग होते हैं, ग्रीवा होती है, इसके अंदर सुषुप्त आ जाती है। मतलब देखो हमारे आचार्य जो चरक जी, उसने तीन चीजों के बारे में बताया कि हमारा जो सिफिक प्रदेश है, ग्रीवा प्रदेश है, उदर प्रदेश है, यहाँ पे आएगी सुषुप्ता। लेकिन हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने क्या बताया कि सिफग में, गंड में, ओष्ठ में, उपस्थ में, उरु में, वक्ष में, पिंडलियों में, उदर में, ग्रीवा में, सभी के अंदर सुषुप्ता देखने को मिलेगी। और धमनी शोथोल्य, धमनियां कमजोर हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो उसके बाद देखो अष्टांग संग्रह। अब देखो अष्टांग संग्रह के अंदर पांच चीज इसने बताई थी, इसने भी देखो सिफिग में और गंड में सुषुप्ता बता रखी है। अब देखो इसने तीन चीजें बताई है। अक्सग्लानी, जो हमारी अग्नि वो है ना, इंद्रिया, वो इसमें दुर्बल हो जाएगी। तो पूछेगा आपसे अक्सग्लानी किसने बताया है, तो अक्सग्लानी अष्टांग संग्रह ने बताया है कि इंद्रिया इंद्रिया दुर्बल हो जाएगी, ठीक है। संधि स्फोटन, संधि स्फोटन मतलब होती है कि अस्त संधि में वेदना रहेगी, संधि स्फोटन रहेगी और धमनी स्थौल्य रहेगी, ठीक है। तो याद रखना। अब देखो एक ये एआईपीजीटी क्वेश्चन, ये एआईपीजीटी में आया था, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संधि वेदना, देखो संधि वेदना बता रखा है अष्टांग हृदय ने। देखो एक होती है संधि वेदना, एक होती है संधि स्फोटन। तो संधि स्फोटन जो टर्म है वो यूज की है अष्टांग संग्रह ने, और संधि वेदना टर्म यूज की है अष्टांग हृदय ने, ठीक है। तो देखो मैंने जो सह के लक्षण बताए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने श्लोक भी बताया और ये भी आपको करवाया, ठीक है। तो आप अच्छे से याद करना। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मांस वृद्धि के लक्षण। अब देखो मांस वृद्धि का लक्षण हमारे आचार्य चरक जी ने नहीं बताया है, आचार्य चरक जी ने ओनली सह के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब देखो हमारा जो सुश्रुत जी है वो कहते हैं कि सह क्या है कि विपरीत की, सह के विपरीत। जो सह में है ना, जो मैंने क्या बताया सह के अंदर क्या क्या होता है, जो हमारे सिफिग, गंड, ओष्ठ, शिशन, उरु, वक्ष, इनके अंदर सुषुप्त आती है, मतलब इसके अंदर कमजोरी आती है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल फूले फूले हो जाएंगे, मतलब ये बिल्कुल भरे भरे हो जाएंगे, इनके अंदर ताकत आ जाएगी, ठीक है। ये आपको वृत्ति के अंदर लिखना है। उसके बाद देखो हम बात करेंगे मांस सार पुरुष के लक्षण, मतलब ऐसा पुरुष जिसके अंदर मांस धातु बिल्कुल होती है ना, उसके उसके क्या क्या लक्षण मिलेंगे। तो देखो जो जितने भी हमारे पास जो जिम में जाते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो सभी के सभी मांस सार वो होते हैं पुरुष, उसके अंदर मांस धातु अच्छी होती है बिल्कुल जितनी होनी चाहिए। तो देखो क्या क्या होगा, उसका संघ प्रदेश, संघ प्रदेश, ललाट, खरकाटिका, करकटिका बोलते हैं, जो हमारी ग्रीवा का जो पीछे का हिस्सा बोलते हैं उसको बोलते हैं। नेत्र, गंड, हनु मतलब ग्रीवा, उदर, वक्ष, कक्ष, मतलब जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं ना, शरीर के सभी अंग जो होते हैं ना, वो बिल्कुल मांस धातु से व्याप्त हो जाएंगे, ठीक है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करने वाले पेशी के बारे में। देखो पेशी क्या होती है, देखो मांस धातु पर संघात होने पर, या मांस धातु जब कई भागों में विभक्त हो जाती है तो उसे पेशी कहते हैं। देखो पेशी समझो कि मांस धातु की छोटी रूप को बोलते हैं पेशी, जिसको बोलते हैं मसल से बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। पेशी की संख्या कितनी होती है, पेशी होती है 500, आप ये रचना शरीर में पढ़ोगे 500 होती है। 500 में से शाखा में होती है 400, मध्य शरीर में होती है 66 और श्री गृह में होती है 34 होती है, ठीक है, आपको याद रखनी है। और ये इंपॉर्टेंट, अब देखो कि जो फीमेल होती है ना, स्त्रियों के अंदर 20 पेशी अधिक होती है। अब कोई मुझे बताओगे कि 20 पेशी कहाँ कहाँ पे अधिक होती है, मुझे कमेंट के अंदर ये 20 पेशी के नाम कोई बता सकता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल के अंदर 20 पेशी एक्स्ट्रा कौन सी होती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप जब नेक्स्ट वीडियो में आओ तो आप मेरे को जरूर बताना, ठीक है। अब मैं बात करूँगा देखो पेशी स्वरूप। अब देखो पेशी मतलब कैसी कैसी होती है, देखो ये मैंने एक श्लोक भी दे रखा है वहाँ पे कि बहल पेलव स्थूल अणु प्रथव वर्त हर्ष्य दीर्घ स्थिल मृदु लक्षण कर्कश। देखो इसका मतलब क्या है कि देखो बहल का मतलब क्या होता है, बैल का मतलब होता है बड़ी, पेलो का मतलब छोटी, स्थूल का मतलब मोटी, अनु का मतलब पतली, प्रथो का मतलब चपटी, बिल्कुल चपटी चपटी, ठीक है। वृत्त का मतलब गोल होती है, हर्ष का मतलब छोटी, मतलब दीर्घ का मतलब लंबी होती है, स्थिर का मतलब कठिन होती है, मृदुस लक्षण कर्कश, कर्कश मतलब खुरदरी होती है। तो ये मैंने आपको बताया है हमारे पास मांस धातु। तो मैंने आज आपको दो काम बताए हैं कि एक तो रक्त धातु के जो पर्याय है वो बताने हैं,
और जो फीमेल के अंदर 20 पैसे एक्स्ट्रा होते हैं आपको वो नाम बताने हैं। बाकी देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जितना हो सके देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी कराने वाले हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए। आप जितना वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो हमें लगेगा कि आपको शायद सहायता मिल रही है हमसे, तो हम भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।